आवाज। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अभिव्यक्ति ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आज हमारी कक्षा का विषय है, विषय अगर आप देखोगे तो अपने आप में बड़ा रोमांचक और बड़ा ही उत्साहपूर्ण टॉपिक है हमारा। उत्साहपूर्ण क्यों कह रहे हैं, आप देखिए कि ये जो हमारा टॉपिक है जिसे आप गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, राजस्थान जो कि वीरों की भूमि के नाम से जानी जाती है, तो राजस्थान के आप देखोगे तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो मूलतः है वर्तमान में, अगर आप देखोगे उसका डिस्क्रिप्शन जब आप ज्योग्राफी में देखते हैं तो मेरे साथी विद्वान उसको मरुस्थल या मरुप्रदेश के रूप में आपको अंकित कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में जब आप देखोगे कि कहीं पर रजवाड़ों की जो आन बान शान रही है, जहां पर रजवाड़े कहीं ना कहीं भारत माता के आत्मसम्मान के लिए, यहाँ के राष्ट्रीय गौरव के लिए लड़ेंगे, तो वो आपके गुज्जर प्रतिहार वंश, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपके। अब ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, ये भारत के संभवतः उन प्रथम राजवंशों में से हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर लड़ाइयां लड़ी है आपके। ठीक है, यानी ये तो फिक्स है कि एक तो इनका जो संघर्ष होगा आपके उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों की तरफ है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको दिखाई देगा प्रतिहार, फिर हम देखेंगे गुर्जर शब्द। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इसके जो प्रश्न होंगे ना, बहुत सीधे सीधे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। देखो भाई, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुर्जर शब्द का जब आप सबसे पहले उल्लेख देखते हो, सर्वप्रथम का मतलब क्या है कि जहां पर सबसे पहले आपको इस गुर्जर शब्द का उल्लेख मिले, तो गुर्जर शब्द का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिलता है आपको, तो इसको आप ये देख लीजिए कि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आरपीएससी ही नहीं, यूपीएससी तक ने इसको पूछ रखा है। तो गुर्जर प्रतिहार शब्द का, या कहें गुर्जर शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको एहोल अभिलेख में। कहां मिलेगा आपको? एहोल अभिलेख में मिलेगा। अब जब आपको ये एहोल अभिलेख की बात की जाए, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार एहोल है कहां। तो आप सभी को पता होगा कि एहोल आपके कर्नाटक में है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने लिखवाया है। तो आपको नाम मिलेगा बादामी के या कहें वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन पुलकेशिन सेकंड ने, कलर चेंज कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको राइटर का नाम थोड़ा सा अच्छे से पता रहे, रवि कीर्ति से लिखवाया। रवि कीर्ति से लिखवाया। देखो जी, जब आप बात करते हैं कि एहोल अभिलेख, एहोल जो आपके कर्नाटका में है, देखिए एहोल के संबंध में आप ध्यान रखिएगा कि एहोल को मंदिरों का शहर कहा गया है, आपके सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में कर्नाटका में है। बादामी के चालुक्य राजा, बादामी, ये जो बादामी है इसकी जगह आपको ये शब्द भी मिल सकता है, वादामी या वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड के जो राजकवि हैं वो है रवि कीर्ति, उन्होंने लिखा है ये एहोल अभिलेख की। जब बात करोगे तो रवि कीर्ति जो जैन मुनि है, देखो इस अभिलेख में अगर आप बात करो तो इसमें हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो नर्मदा का युद्ध हुआ है 630 से 634 के बीच में, उस युद्ध की भी जानकारी मिलती है। साथ ही हमें यह पता चलता है कि हर्षवर्धन की सेना का एक अधिकारी, गुजराधिपति, जो कि कहीं ना कहीं उसकी सेना के एक अधिकारी के रूप में है, वो भी हमें यहां दिखाई देता है। ठीक है, रवि कीर्ति की बात करें तो अपनी तुलना ये कालिदास और भारवी से करते हैं, ध्यान रखिएगा, कालिदास और भारवी से तुलना की। कालिदास और भारवी से तुलना की, तो अपने को यहां पर यह ध्यान रखना है कि कालिदास और भारवी से अपनी तुलना करने वाला, या कहें कि भारत का एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें आपको कालिदास का भी नाम मिलेगा और आपको भारवी का भी नाम मिलेगा, वो आपके हैं
एहोल अभिलेख, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एहोल अभिलेख आपके रवि कीर्ति का है और इस अभिलेख की जब आप बात करेंगे तो इसमें सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में, पुलकेशिन सेकंड के बीच में के मध्य युद्ध की जानकारी मिलेगी आपको। युद्ध की जानकारी, आपसे अगर युद्ध का नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में नर्मदा का युद्ध होगा भाई। नर्मदा जिसको आप देखोगे तो ऋग्वेद में रेवा नदी कहा गया है आपके। ठीक है, लेकिन खैर अपने फर्स्ट पेपर में अपने को ध्यान रखना है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच में लड़ाई हुई थी और जिसमें पुलकेशिन विजयी रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर सम्राट हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर प्रश्न उठता है कि भाई इनको गुर्जर क्यों कहते हैं। अर्थात आप देखिए गुर्जर कहलाने के कारण, गुर्जर कहलाने के कारण अब आपको लगेगा कि इनको गुर्जर इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान भारत में हमारा एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनको गुर्जर क्यों कहा जाता है। गुजरात्रा के निवासी होने के कारण, निवासी होने के कारण, तो गुजरात्रा के निवासी होने के कारण आप इनको क्या कहोगे, गुर्जर कहेंगे। लेकिन क्या ये गुजरात है क्या, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये जो गुजरात्रा शब्द लिखा है आप लोगों के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुजरात्रा गुजरात नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान में हम इसकी पहचान किससे करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ही सावधानी से और सटीकता से ध्यान रखना है कि गुजरात्रा जो है आपके, ये आपके पाली जोधपुर का मध्यवर्ती भाग है भाई। पाली जोधपुर का मध्यवर्ती भाग। तो पाली जोधपुर का ये जो मध्यवर्ती भाग है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, गुजरात्रा के नाम से। यानी हम देखें कि गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख एहोल अभिलेख, एहोल आपके कर्नाटका में है, बादामी के या कहें वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने अपने दरबारी कवि रवि कीर्ति से लिखवाया है। विशेष बात, हर्ष और पुलकेशिन के बीच में जो नर्मदा का युद्ध होगा उसकी जानकारी मिलेगी हमें। इसी क्रम में आप देखिए कि गुजरात्रा के निवासी होने के कारण, गुजरात्रा के निवासी होने के कारण आपने इसको क्या कह दिया है कि इनको गुर्जर कहा है। पाली जोधपुर का मध्यवर्ती भाग है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एक इतिहासकार होंगे मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन ने गुर्जर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों को मध्य एशिया का बताते हुए का बताया और गुजरात में इनके बसने का तर्क दिया। यानी अब आपको यहां पर एक बहुत ही सावधानी से बात याद रखनी है कि यहां पर मिस्टर जैक्सन क्या कह रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी हैं, मध्य एशिया से आए हैं और बेसिकली जो ये बसेंगे ना, इनके बसने की जो लोकेशन रहेगी वो आपके गुजरात है। क्या रहेगी, गुजरात। यानी गुजरात्रा जो है वो गुजरात्रा तो आपका क्या है कि पाली जोधपुर का मध्यवर्ती भाग है। लेकिन मिस्टर जैक्सन की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर जैक्सन की बंबई गजेटियर नामक पत्रिका है भाई। और बंबई गजेटियर में ये कहते हैं कि भाई ये जो आपके गुर्जर प्रतिहार है ना, ये मूलतः आपके मध्य एशिया से आए हैं और आपके आकर कहां बसे हैं, गुजरात में बसे हैं। यानी हमने पहले गुर्जर शब्द को एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास में जो एक वर्ड बचा हुआ है वो है प्रतिहारी। अब आप एक बार के लिए इस प्रतिहारी शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाले हुए। प्रतिहारी का मतलब होता है पहरेदार। मतलब ऐसा कौन सा वंश है जो अपने आप को पहरेदार कहलाना पसंद करेंगे। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कारण हैं जिनको अपने को बहुत सटीकता से, सावधानी से, स्मार्ट स्टडी के रूप में ध्यान रखना है ताकि हमें इस तरह से पढ़ें, इतना पढ़ें कि वो हमारे लिए सफिशिएंट हो और सिलेक्शन के प्रति हम आगे निकल सकें। तो देखिए भाई, जब आप इसी क्रम में देखते हो कि भाई इनको प्रतिहारी क्यों कहा गया है,
प्रतिहारी कहलाने के कारण। तो जब आप कहोगे कि भाई इनको प्रतिहारी क्यों कहा गया है, प्रतिहारी कहलाने के कारण, इनको प्रतिहारी कहलाने का जो पहला सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि इस वंश के राजा स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। एक चीज तो यह है कि इस वंश के राजा जो होंगे वो अपने आप को किसका वंशज बता रहे हैं, भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बता रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए दूसरा जो रहेगा आपके इस संदर्भ में आपका जो दूसरा तर्क है वो क्या है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा। देखिए भाई, जब आप भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों को भली भांति पूर्व में भी इस बात का मेरे ख्याल से पता होगा कि हमारे इस भारत देश पर जब आप देखोगे कि हमेशा से ही आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण होंगे आपके इस वाले रूट से होंगे आपके, ठीक है। तो भारत के अगर आप देखोगे ये वाला बेल्ट जो है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यहीं से हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए हैं। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने आपके इसकी रक्षा की है, विदेशी आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा कौन से वंश ने की है आपके, आप कहेंगे कि गुज्जर प्रतिहार वंश के द्वारा की जाएगी। तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की अरब आक्रमणकारियों से रक्षा करने के कारण इसलिए भी आप इनको क्या कहेंगे, आप इनको कहेंगे प्रतिहारी। प्रतिहारी मतलब पहरेदार, द्वारपाल, ठीक है। तीसरा जो बड़ा लॉजिक है, देखिए तीसरा जो लॉजिक है पहले से भी हमारा प्रश्न आता है और तीसरे वाले से भी आता है। दूसरे को तो हमें याद रखना है क्योंकि देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अगर आप देखोगे तो गुज्जर प्रतिहारों ने न केवल शासन किया है बल्कि विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा भी की है आपके। अब आप देखिए कि जैसे ही आप तीसरे आक्रमण की बात करते हैं, तीसरे रीजन की बात करते हैं कि इनको क्यों कहा गया है, तो देखिए एक साउथ में वंश होगा आपके राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के सृंजन ताम्रपत्र लेख के अनुसार, देखिए भाई यहां सृंजन ताम्रपत्र लेख जो है सृंजन आपके महाराष्ट्र से प्राप्त है और इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट वंश का एक राजा होगा जिसका नाम है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग के क्या है कि पुत्र की समस्या रही कि अर्थात पुत्र का जन्म नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने उज्जैन में उस जमाने में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया और उसी हिरण्यगर्भ यज्ञ की जो प्रतिहारी का जो कार्य है वो राष्ट्रकूट सबके प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने किया है, ठीक है। ये एक लॉजिक दिया जाता है के अनुसार उज्जैन में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ यज्ञ कराया जिसमें प्रतिहारी का कार्य प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने कराया।
अब आपको ये बहुत क्लियरली पता हो गया होगा मेरे ख्याल से कि इनको प्रतिहारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो इस वंश के राजा अपने आप को क्या कहेंगे कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। दूसरा आप लॉजिक देखिए कि भारत की उत्तर पश्चिमी जो सीमा रहेगी उसकी रक्षा इन्होंने अरब आक्रमणकारियों से की है। तीसरा जो लॉजिक है कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और अमोघ वर्ष का, देखिए रंजन ताम्रपत्र लेख लिखवाया है अमोघ वर्ष ने, आप लॉजिक समझिएगा, लिखवाया है अमोघ वर्ष ने, जानकारी मिलती है आपको दंती दुर्ग की, ठीक है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि उज्जैन में एक यज्ञ करवाया जा रहा है दंती दुर्ग द्वारा जिसका नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ, और इस यज्ञ में प्रतिहारी का जो कार्य है, द्वारपाल का जो कार्य है, वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इस प्रतिहार वंश को जब आप देखोगे तो हमने बिल्कुल बेसिकली देख लिया कि गुर्जर शब्द का प्रयोग कहां मिलेगा, गुर्जर क्यों कहलाते हैं, फिर हमने इसी क्रम में देखा आपके कि इनको प्रतिहारी क्यों कहते हैं। इस गुज्जर प्रतिहार वंश के काल में बहुत प्रसिद्ध विद्वान होंगे संस्कृत भाषा के जिनका नाम है राजशेखर। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं में राजशेखर को लेकर आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजशेखर को लेकर, तो आप सबसे यह पूछा जाता है कि राजशेखर किसके दरबार में है। तो राजशेखर आपके महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय और आपके महिपाल प्रथम के काल में है, यानी तीन तो प्रतिहार शासकों के दरबार में ये राजगुरु के पद पर रहेगा, उनका समकालीन रहेगा। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो विवाह होगा राजकुमारी अवंती सुंदरी के साथ हुआ है जो कि प्रतिहारों की लड़की है, यानी प्रतिहार वंश की लड़की है। अब देखिए कि ये खुद ब्राह्मण है, शादी होगी अवंती सुंदरी से। तो इतिहास में आप जब देखोगे वैदिक साहित्य में हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर वर उच्च वर्ण का हो, वधु निम्न वर्ण की हो, यानी वर तो हो गया ब्राह्मण, वधु हो गई क्षत्रिय, तो दोनों के बीच में जो विवाह होगा आपको याद रखना है कि वो अनुलोम विवाह है। अब राजशेखर की जब आप बात करते हो तो आपको क्या बताया कि एक तो बहुत बड़े विद्वान है संस्कृत भाषा के, तीन प्रतिहार शासकों के समकालीन है, विवाह अनुलोम विवाह का उदाहरण है जो अवंती सुंदरी से हुआ है। इनकी जब आप प्रसिद्ध रचनाओं देखोगे तो प्रसिद्ध रचनाओं में आपको काव्य मीमांसा, हरविलास, विदिशाल भंजिका, भुवन कोश, प्रचंड पांडव, बाल रामायण, ये आपके इनके प्रसिद्ध रचनाएं रहेगी। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो अवंती सुंदरी के कहने पर, अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर राजशेखर ने प्राकृत भाषा में अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना लिखी है जिसका नाम है कपूर मंजरी। और कपूर मंजरी इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, भाषा प्राकृत। याद रखना राजशेखर ने अपनी पुस्तक कपूर मंजरी की भाषा प्राकृत रखी है, शेष सभी ग्रंथ जो उसने लिखे हैं हरविलास, भुवन कोश, आपके प्रचंड पांडव जिसको बाल भारत भी कहते हैं आप, बाल रामायण, विद्याशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, सभी आपकी उसकी के संस्कृत भाषा में। केवल कपूर मंजरी आपके कौन सी भाषा में लिखी है उसने, प्राकृत भाषा में। यहां हम राजशेखर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजशेखर की एक पुस्तक है। देखिए राजशेखर ने अपनी पुस्तक विद्याशाल भंजिका, विद्याशाल भंजिका में प्रतिहारों को रघुवंशीय क्षत्रिय बताया है। अब आप समझिएगा भाई, रघुवंशी क्षत्रिय बताया। आप देखिए कि इस वंश के जितने भी राजा होंगे वो अपने आप को किसका वंशज बताएंगे, लक्ष्मण का। और लक्ष्मण किसके भाई हैं, राम जी के भाई हैं। आप देखिए कि राम जी के भाई तो हैं ही, साथ ही राम जी का वंश कौन सा रहेगा, तो आप कहेंगे रघुवंश है। आप वो स्लोगन सुनते होंगे, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। इसके बाद आप देखोगे कि इसमें अपभ्रंश भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करके कहा जाएगा, राजपूत काल सदा चली आई, राजपूत रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। यानी कहीं ना कहीं वचन पर टिके रहने की बात, यानी जहां दशरथ ने वचन दिया और उस वचन की रक्षा के लिए उनके पुत्र राम ने वनवास काटा। तो आप देखेंगे कि इस काल में भी आपको राजस्थान के जो जो राजवंश अपने आप को रघुवंशी क्षत्रिय बताते हैं, चाहे आप आमेर के कछवाहा वंश की बात करें या वचन निभाने की बात आ जाए तो सबसे आगे आपके मेवाड़ का गोहिल वंश, ठीक है। तो उनको भी आप देखिए कि रघुवंश से जोड़ते हैं। तो राम जी के भाई जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण का संबंध आपके रघुवंश से है क्योंकि राम का भी वहीं से है। अब आप समझिएगा, इतिहासकार G.H. ओझा ने
देखिए GH ओझा, मेरे ख्याल से राजस्थान इतिहास में इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता, हाँ जी देखो, राजस्थान इतिहास का जनक नो डाउट कर्नल जेम्स टोड, जिसे आप घोड़ी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिनकी पुस्तक है। लेकिन राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक डॉक्टर GH ओझा को कहते हैं, जो आपके सिरोही के रहने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर GH ओझा इस संबंध में एक बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं भाई, भले ही गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा लक्ष्मण के वंशज बताते हैं, ठीक है मानते हैं, हम उसका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि रघुवंशी है, और रघुवंश तो सूर्यवंशी है। इसीलिए डॉक्टर GH ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। यानी आप देखिए, आपको यह भी पता चल गया कि भाई रघुवंशी क्षत्रिय तो कौन बता रहा है, तो रघुवंशी क्षत्रियों में तो आपके नाम आ रहा है राजशेखर का, आपको सूर्यवंशी क्षत्रिय पूछे डॉक्टर GH ओझा। ठीक है, आप देखिए, तो ये हमने गुज्जर प्रतिहार संबंध में कुछ शब्दावली देखिए। इसी शब्दावली में आप एक चीज और देखिए कि हमारे भारत देश में समय समय पर आप देखिए कि यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, ये भारत है, ये गुर्जर राज्य है, अब आपके गुर्जर राजा हैं, गुर्जर राजा हैं, और फिर आप इनकी प्रसिद्ध राजधानी के रूप में लेंगे भिनमाल। अब आप एक चीज समझिएगा भाई, हमारे भारत देश में जब आप देखते हो बहुत सारे यात्री आए हैं भ्रमण करने के लिए, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, देखो अति सर्वदा वर्जित है, लेकिन हमें इतना जरूर पढ़ना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि कौन से कहां से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे देश में कुछ अरब यात्री भी आएंगे, अरब यात्री, जबकि आप कहोगे कि कुछ चीनी यात्री भी आए हैं। अब आप समझिएगा कि चीनी यात्रियों की जब हम बात करें, देखो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान, फायान के बाद आप प्रसिद्ध यात्रियों की बात करें हवेनसांग, इत्सिंग, इस क्रम में हमें नाम मिलते हैं। अब आप समझिएगा कि भारत को चीनी यात्रियों ने क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि सर तियंतु कहा है, तियंतु कहा है। लेकिन चीनी यात्रियों ने गुज्जर राज्य को क्या कहा है, गुज्जर राज्य के लिए उनका शब्द आता है कुचेलो। आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, आपको यह शब्द जरूर मिलेगा कुचेलो। कुचेलो गुज्जर राज्य है, राजा को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन चीनी यात्रियों ने भिनमाल को अवश्य कहा है, और यह नाम भी कई बार पूछा जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पीलोमोली का है, पीलोमोली, पीलोमोली कह दिया है। अब आप इसमें समझिए कि अरब यात्रियों ने भारत को क्या कहा, भारत को उन्होंने एक शब्द दिया अलहिंद, अलहिंद कह दिया है। गुज्जर राज्य के संबंध में उन्होंने भी मौन धारण कर रखा है, लेकिन गुज्जर राजा को जब आप बात करें, देखिए गुर्जर जब आप बात करें राज्य की, गुर्जर राज्य को उन्होंने नाम दिया है अलजुज्र। अलजुज्र किसको कहा गया है, गुर्जर राज्य को कहा है, इस पूरे एम्पायर को कहा गया है। जबकि आप बात करें कि गुर्जर राजा किसको कहा है, तो राजा कहा गया है बोरा को, किसको कहा गया है, बोरा को कहा गया है। ठीक है, भिनमाल के संबंध में उन्होंने ज्यादा कुछ विवरण नहीं दिया है आपके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इस तरह के कई प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा अलजुज्र किसको कहा गया है, बोरा किसको कहा गया है, यहां तक कि पीलोमोली को तो आप बहुत अच्छे से याद रखें भाई, क्योंकि इसको तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार हमसे पूछ रखा है। कई बार हमसे पूछा गया है कि पीलोमोली आप किसको कहेंगे, पीलोमोली आप भिनमाल को कहेंगे, जबकि कुचेलो आप गुज्जर राज्य को कहेंगे। ठीक है, इसी क्रम में अपने को याद रखना है कि प्रतिहारों की शाखाओं की जब आप बात करते हैं, देखिए भाई प्रतिहारों की जब आप शाखाएं देखोगे, प्रतिहारों की शाखाएं देखिए, चूंकि ये जो राज्य रहा है आपके मारवाड़ साइड रहेगा या उत्तर पश्चिमी साइड में कहेगा, तो मारवाड़ साइड का या कहें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी का जो हमारे पास में सबसे बड़ा सोर्स है, वो आप देखिए कि नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात का मेवाड़ के इतिहास, मारवाड़ के इतिहास में या उस क्षेत्र के विकास में वही महत्व है, वही योगदान है जो मेवाड़ के इतिहास में वीर विनोद का है।
जी हाँ, मेवाड़ के इतिहास का प्रमाणिक ग्रंथ, मेवाड़, मैं सही कह रहा हूं, मेवाड़ के इतिहास का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो वीर विनोद है। जबकि मारवाड़ के इतिहास का, मारवाड़ के क्षेत्रीय इतिहास की जब आप बात करें तो उसमें सबसे अग्रणी जो नाम रहता है वो रहेगा आपके मुणोत नैणसी की पुस्तक नैणसी ख्यात। अब आप देखिए कि नैणसी के अनुसार, मुणोत नैणसी, अब नैणसी के अनुसार क्या है कि नैणसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई है, 26 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बता दी आपके? 26 शाखाएं बताई है। और इन 26 शाखाओं में से ये कहते हैं कि दो प्रमुख रहेंगे आपके। प्रमुख कितनी रहेगी आपके? दो। पहली रहेगी आपके मंडोर के प्रतिहार, पहली कौन सी आपके? मंडोर के प्रतिहार। जबकि दूसरी रहेगी आपके भिनमाल के प्रतिहार, भिनमाल के प्रतिहार। तो देखिए भाई, मंडोर के प्रतिहारों की बात करें तो इसको आपको याद रखना है कि ये आपकी सर्वाधिक प्राचीन शाखा है, सर्वाधिक प्राचीनतम शाखा। जबकि भिनमाल की बात करें तो ये आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा। तो देखो भाई, जब आपसे प्रसिद्ध शाखा की बात की जाए तो प्रसिद्ध शाखा तो भिनमाल की हो जाएगी, लेकिन जब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्राचीनतम तो वो आपके मंडोर के प्रतिहार रहेंगे। देखिए, एक इतिहासकार हुए हमारे, और इतिहासकार जो है वो है एच सी रे, एच सी रे या एच सी राय, हेमचंद्र राय चौधरी, एच सी रे या एच सी राय। एच सी रे ने प्रतिहारों की, प्रतिहारों की सत्ता का, प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र, प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र, प्रारंभिक केंद्र मंडोर, अच्छे से याद रखिएगा, मंडोर को माना है, मंडोर को माना है। यानी यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो प्रतिहारों की जो मूल सत्ता रहेगी, मूल सत्ता आप देखिए कि प्रारंभिक सत्ता के रूप में कहां चलेगी? आपके मंडोर। ठीक है, तो मंडोर से चलेगी। जबकि आप देखिए नैण से भी इस संबंध में क्या कह रहे हैं कि इनकी जो प्राचीनतम शाखा रहेगी ना वो आपके मंडोर में ही रहेगी, इनकी प्राचीनतम जो शाखा रहेगी वो मंडोर में ही है। तो ये तो कंफर्मेशन हो रहा है हमारे पास कि इनकी जो सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र रहेगा वो मंडोर ही रहेगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, वो समझने जैसी चीज है, जैसे जैसे जिस राज्य की, किसी भी राजवंश की राजधानी होती है वैसे वैसे ही हम उस वंश का नाम रखते हैं। आप देखिए कि जब आप अजमेर के चौहानों को पढ़ते हैं तो आप प्रारंभ में क्या पढ़ते हैं? सपादलक्ष के चौहान। इसके बाद आप उन्हीं चौहानों को नाम देते हैं अजमेर के चौहान, फिर वहां से उनको नाम आपने दे दिया दिल्ली के चौहान। ठीक वैसे ही आप ये देखिए कि भिनमाल के जो चौहान होंगे, भिनमाल के चौहानों को उज्जैन के प्रतिहार भी, सॉरी, भिनमाल के जो प्रतिहार हैं इनको आप भिनमाल के प्रतिहार तो कहते ही हैं। जैसे ही भिनमाल के प्रतिहार वंश के राजा अपनी राजधानी को डेवलप करते हुए आप देखिए कि उज्जैन लेकर जाएंगे तो आप इनको क्या कहोगे? उज्जैन के प्रतिहार। और जैसे ही ये कन्नौज पे चले जाएंगे तो फिर वो कन्नौज के प्रतिहार कहलाएंगे। तो यहां पर हमारे लिए सटीकता से ध्यान रखने वाली बात है कि नैणसीरी ख्यात में, नैणसीरी ख्यात, और इस नैणसीरी ख्यात में आपको इसकी कितनी शाखाएं बता दी गई है? 26 शाखाएं बताई गई है। ठीक है, तो यहां हमने बात कर ली है प्रतिहारों की शाखाओं की। अब हम इसकी प्रथम शाखा के रूप में चर्चा कर रहे हैं मंडोर की प्रतिहार। देखो भाई, जब आप मंडोर के प्रतिहारों की बात करते हैं, मंडोर के प्रतिहार, तो यहां पर हमारे लिए जो चीज रहेगी मंडोर के प्रतिहारों में, वो आपको सबसे पहली चीज क्या है कि प्रतिहारों का आदि पुरुष, देखिए जितने भी वंश हुए हैं आपके, और जो उस वंश का संस्थापक रहेगा उस संस्थापक को आदि पुरुष कहा जाता है।
जैसे आप देखिए, प्रतिहारों का आदि पुरुष या संस्थापक। तो इसमें आपको नाम याद रखना है हरिश्चंद्र। कौन सा रहेगा? हरिश्चंद्र। ठीक है। अब इस हरिश्चंद्र को आप देखिए कि ये जो हरिश्चंद्र है आपके, ठीक है, तो इस हरिश्चंद्र को हमने क्या कह दिया है कि इस वंश का संस्थापक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कल इस कक्षा में, कल हम मंडोर के प्रतिहारों के साथ साथ भिनमाल के प्रतिहारों की भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिहारों का जो संस्थापक है, इस पूरी प्रतिहार डायनेस्टी का जो संस्थापक है, आप हरिश्चंद्र को मानिए। ठीक है, तो कल हम इससे आगे करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए विजुअल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।